दहेज और बिना दहेज बेटी की ससुराल में मुंह दिखाई। बेटी, एक दिन तेरी शादी भी करनी होगी। मुझे शादी नहीं करनी माँ। बेटी, शादी तो करनी ही होगी और दहेज का सामान भी खरीदना होगा। पता नहीं मैं सब कुछ खरीद पाऊंगी भी कि नहीं। दूसरी तरफ राजेश मिश्रा का परिवार, जो कि अत्यधिक अमीर है, उनकी बेटी हॉल में बैठकर टीवी देख रही है और पॉपकॉर्न खा रही है। डैड, काश आप भी मेरे साथ ये मूवी देखते, लेकिन आपको तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। बेटी, अपने पापा से ऐसे बात नहीं करते। अरे कोई बात नहीं ईशा मेरी बच्ची, मैं अपने बिजनेस में दिन रात इसलिए बिजी रहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे लिए लग्जरी दहेज खरीद सकूं। ऐसा दहेज जो तुम्हारे ससुराल वालों ने भी कभी देखा ना हो। सच्ची डैड, आप मेरे लिए कितना सोचते हैं। यू आर माई सुपर हीरो। दूसरी तरफ प्रिया का गरीब पिता फसल को काटते हुए, अरे दिन रात फसल की कटाई करके अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, पर फिर भी पैसे जुड़ नहीं रहे। पता नहीं जितने पैसे जुड़े हैं मैं उतने पैसों में बेटी की शादी और दहेज का सामान खरीद भी पाऊंगा कि नहीं। अब जहां एक ही शहर में राजेश मिश्रा और रामदास शर्मा के परिवार में अमीरी और गरीबी का फर्क था, वहीं एक और परिवार था जानकी का परिवार, जो सिर्फ पैसे को पहचानता था, रिश्तों को नहीं। उदय जी, बेटा हिमांशु, विकास, चाय पी लो, चाय बन गई है। जी माँ। अब विकास हिमांशु सोफे पर बैठते हैं कि तभी सोफा अंदर की ओर धंस जाता है और वो भी अंदर घुस जाते हैं। अरे हमें बाहर निकालो कोई। अरे ये सोफा तो बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है, अब हमें इसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अब जानकी उदय मिलकर हिमांशु और विकास को सोफे से बाहर निकालते हैं। क्या कहा तुमने? ये सोफा घर से बाहर फेंकना पड़ेगा? हरगिज नहीं। जब तक इस घर में तुम दोनों की शादी का भर भर कर दहेज नहीं आ जाता, तब तक इस घर का सुई भी इधर से उधर नहीं होगा। पर माँ, दहेज लेना गलत है। अपना मुंह बंद करो। 2 बेटे मैंने इसलिए पाल पोस कर बड़े नहीं किए कि फ्री फंड में उनकी शादी करवा दूं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब जानकी अपने दोनों बेटों की शादी करने का फैसला लेती है और ये बात वो रिश्तेदारों में भी फैला देती है। तभी कुछ ही दिनों में जानकी के पास रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। हेलो, हाँ शकुंतला, बताओ कोई रिश्ता मिला मेरे बेटे के लिए? हाँ जी, एक बहुत अमीर परिवार का रिश्ता मिला, बेटी भी इकलौती है, भर भर कर दहेज मिलेगा आपको। अरे वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया शकुंतला। तुम उस लड़की से बात आगे बढ़ा दो, मैं जल्द उनसे मिलने जाऊंगी। इतना कहकर जानकी फोन रख देती है कि फिर से फोन बजना शुरू हो जाता है। और जानकी जी कैसी हो? सुनने में आया है तुम अपने बेटों की शादी करना चाहती हो। हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने। कोई लड़की है तो बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं जहाँ रहती हूँ हाँ एक लड़की है जो काफी समझदार है, बस दिक्कत यह है कि लड़की थोड़ी गरीब है। क्या कहा? गरीब? अरे रहने दो, मुझे गरीब बहू नहीं चाहिए जो दहेज ही ना ला पाए। अरे घबराओ मत जीजी, वो परिवार भी तुम्हें दहेज देगा। अच्छा, अगर दहेज देंगे तो बात आगे बढ़ाओ उस लड़की से। अब कलावती अपने पड़ोस की सुजाता के पास आकर उसे सारी बात बताती है। कलावती बहन, वो तो मुंह खोलकर इतना पैसा मांग रहे हैं, ऐसे तो सारी जमा पूंजी दांव पर लग जाएगी। बस दहेज इकट्ठा करना है सुजाता तुम्हें। एक बार दहेज दे दिया तो उस घर में तुम्हारी बेटी सारी जिंदगी राज करेगी। हाँ, तुम कह तो सही रही हो। ठीक है, तैयार हूँ, कह देना लड़के वालों से। कलावती के जाते ही प्रिया कहती है, माँ क्या जरूरत है आपको मेरी शादी उस घर में करवाने की जो मुंह खोलकर दहेज मांग रहे हैं? अरे तू इतनी चिंता मत कर, तू तो बस खुश हो जा कि तेरे लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब जानकी अपने पति को लेकर लड़की वालों को देखने निकल पड़ती है। सबसे पहले जानकी मिश्रा के परिवार में जाती है। जी आप लोग आइए ना, बैठिए, शकुंतला जी ने बताया था आप आने वाली हैं। अरे नौकर, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लगाओ फटाफट। अब नौकर तरह तरह के नाश्ते टेबल पर लगाते हैं। आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हमें देखते ही पसंद आ गई। जी मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद है। चलिए ये तो अच्छी बात है, फिर तो रिश्ता पक्का समझिए। अब जानकी गरीब सुजाता के घर आती है। अरे आप लोग आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। अब सुजाता जानकी और उदय को लकड़ी की कुर्सी पर बिठाती है। तभी प्रिया एक सादे सूट सलवार में सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ए भगवान, ये कलावती मेरे बड़े बेटे का रिश्ता कैसे घर में करवा रही है? इसका तो घर भी 2 कौड़ी का है और पहनावा भी। सुजाता जी आपका घर तो बहुत छोटा है।
हाँ हाँ, अब जो है जैसा है यही है मेरा अपना घर। हाँ हाँ, वैसे सब तो ठीक है, लेकिन बेटी की शादी में थोड़ा लेन देन होता है, मेरा मतलब दहेज वगैरह, तो आप ये सब कर तो लोगी ना। अब मैं कैसे बताऊं कि दहेज जोड़ना मुझ गरीब के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं ये रिश्ता भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अरे आप चिंता क्यों करती है, मैं सब कुछ करूंगी अपनी बेटी के लिए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए दहेज की। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही मेरे गरीब माँ बाप ने दहेज देने के लिए हाँ भरा, मेरी होने वाली सास के मुंह पर एक अलग ही चमक आ गई। इससे पहले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता दिख रही थी दहेज के प्रति। अब जान के बात पक्की करके वहां से चली जाती है। अब रामदास अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने के चक्कर में सारा दिन सारी रात फसल की कटाई करके पैसे जोड़ रहा होता है। ये सब देखकर प्रिया, पिताजी आपकी शारीरिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जिसमें आपकी सेहत जोखिम में आ जाए। अरे बेटी, इतना सब कुछ तो हर बाप अपनी बेटी के लिए करता है, और अगर मैंने इतना भी परिश्रम नहीं किया तो लानत है मुझ जैसे बाप पर। अब कुछ ही दिन में मिश्रा और शर्मा दोनों ही परिवार में शादी की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। मिश्रा जी का अमीर परिवार अपना आलीशान घर दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर लेता है। वाओ डैड, क्या डेकोरेशन करवाया है, मजा आ गया। अरे बेटी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पड़ोस के लोग भी ये सब देखकर कहते हैं, अरे बसंती, बिपाशा के अमीर परिवार ने कितना अच्छा घर सजाया है। सही कहा, जब घर इतना आलीशान सजाए तो सोचो दहेज का सामान कितना ही देंगे ये लोग अपनी बेटी को। दूसरी तरफ शर्मा जी का परिवार प्लास्टिक के फूलों से घर के बाहरी दीवार को सजा रहे होते हैं, जिसे देखकर पड़ोस के लोग, अरे ये क्या किया सुजाता जी, आप अपनी बेटी की शादी के लिए इतने साधारण तरीके से घर सजा रही हैं। सच में, जब ये घर इतना साधारण तरीके से सजा रहे हैं तो दहेज का सामान कितना ही साधारण देंगे अपनी बेटी को। गरीब तो गरीब ही रहते हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे गरीब माँ बाप से इस तरह से बात करने की। वो मुझे जो देंगे मुझे कबूल है, आप अपनी बेटियों की चिंता कीजिए। अब अगले दिन से ईशा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर अपने लिए शादी की शॉपिंग करती है। वहीं गरीब प्रिया हाथों से अपनी माँ की पुरानी साड़ी ठीक करके उसे अपनी शादी में पहनने लायक बनाती है। ये देखकर रामदास, हे भगवान, ये कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी की सुंदर शादी का जोड़ा भी नहीं दिला पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, शादी का जोड़ा ना सही पर शादी का दहेज जरूर आएगा मेरी बेटी का। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, ईशा के अमीर परिवार तरह तरह के दहेज का सामान भी खरीदने लगते हैं, जैसे सोफा, फ्रिज, पलंग, टीवी, एसी, गोदरेज, वॉशिंग मशीन। पड़ोस के लोग ये देखकर, क्या बात है बिपाशा जी, बेटी की शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। बाप रे, इतना सामान दोगी क्या आप अपनी बेटी को? इतना सामान तो हमने एक साथ कभी नहीं देखा। ये तो अभी बहुत कम है, अभी आधे सामान तो हमने लिए ही नहीं। सोच रही हूँ बेटी को 4 चक्का गाड़ी भी दूं। दूसरी तरफ गरीब परिवार, सुजाता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दहेज का सामान खरीदना शुरू करूं। सभी सामान बहुत महंगे हैं। जी, मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं, रुकिए मैं उन्हें निकालती हूँ। अब सुजाता अपना बक्सा खोलती है, जिसमें उसकी माँ के दिए हुए झुमके और नाक की नथ होती है। सुनिए जी, इस झुमके और इस नाक की नथनी को मैं गिरवी रखना चाहती हूँ। सुजाता, इस झुमके और नथ को लेकर कोई हमें दहेज का सामान खरीदने लायक पैसे नहीं देगा। देखिए, बड़े बड़े दुकानों में भले इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आस पड़ोस में कई औरतें हैं जो सामान गिरवी रख कर पैसे ब्याज पर देती हैं। मैं उनसे मदद मांग लूंगी। माँ, ये नानी ने आपको प्यार से दिया था, आप इन्हें बेच रही हैं। बेटी, ये कर्ज होता है। मेरी माँ चाहती थी मैं खुश रहूं, अब तेरी माँ चाहती है कि तू खुश रहे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। अब सुमित्रा अपनी नाक की नथनी और कान के झुमके लेकर पड़ोस की देवकी के पास आती है, देवकी गहने लेकर। ये झुमके और नथ तो काफी सुंदर है, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं कल। अभी मेरे पास एक साथ इतने पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कल पक्का दे देना, मुझे मेरी बेटी के लिए दहेज के सामान खरीदने हैं इनसे। अब खुशी खुशी सुजाता घर में सबको बताती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है सुजाता, अब मन थोड़ा हल्का हुआ। अच्छा, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत पैसों से मैं बाजार जाकर 2-3 सूती साड़ियाँ खरीद लूंगी अपनी बेटी के लिए। चल बेटी, बाजार चलते हैं।
अब सुजाता बाजार जाकर अपनी बेटी के लिए सूती सस्ती साड़ी खरीदती है। दूसरी तरफ ईशा अपने घर में महंगी महंगी साड़ियां पहनकर ट्राई करती है, मेकअप आर्टिस्ट से स्किन केयर करवाती है। मेरी बेटी का अच्छे से स्किन केयर करना ताकि ब्राइडल के लिए भी तुम्हें ही बुक करूं। मम्मी आप चिंता मत करो, ये इस काम में पूरी तरह से क्वालिफाइड है, ये अच्छा ही करेगी। दूसरी तरफ सुजाता साड़ियों को लाकर बक्से में रख देती है। अब अगले दिन सुजाता खुशी खुशी देवकी से पैसे लेने जाती है, जहां देवकी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। ये देखकर सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आसपास के लोगों से पूछती है, अजी सुनिए, ये देवकी जी कहाँ गई, आप लोग जानते हैं क्या? ये तो कल रात ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से कहीं जा रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी, जैसे इसके हाथ कोई लॉटरी लग गई हो। ये सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। वो आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते कदमों से अपने घर आती है और ये सारी बात अपने पति से कहती है। पति की भी हालत खराब हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। प्रिया घबराते हुए अपने पिता को खाट पर बिठाती है और उन्हें पानी पिलाती है। माँ मुझे नहीं करनी है शादी। इस शादी के चक्कर में मैं अपने पिताजी को नहीं खो सकती। ये शादी नहीं, पछतावे का कारण बनने वाला एक सौदा है। आप तोड़ दीजिए इस शादी को। बेटी अब मैं ये शादी चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। अगर अब ये शादी टूटी तो लोगों को लगेगा कि तेरे अंदर ही कोई कमी है। अब पता नहीं क्या कैसे होगा। वहीं अगले दिन जानकी बिपाशा को कॉल करती है। बिपाशा जी 2 दिन बाद का मुहूर्त निकला है शादी के लिए। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अच्छा मैं कह रही थी मुझे अपने दोनों बेटों की शादी एक ही साथ एक ही दिन करनी, इसीलिए मैंने एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल बुक किया है ताकि दोनों बहू वहीं आ जाए और शादी एक साथ हो जाए। जी ठीक है, मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। अब इस बात की खबर जानकी सुजाता को भी कर देती है और 2 दिन बाद शादी का दिन आता है, जहां अमीर घर की बेटी ईशा एक डिजाइनर लहंगे में मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवा रही होती है। अच्छे से मेकअप करना, मेरा सब मुझे देखकर लट्टू हो जाए और मेरी जेठानी भी होगी तो उससे बेस्ट तो मैं ही दिखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ गरीब प्रिया सिंपल बनारसी साड़ी, हाथों में लाल चूड़ा पहने, सिर पर लाल दुपट्टा रखकर तैयार होती है। कुछ देर बाद दोनों ही बहू ढोल बाजे के साथ अपने अपने घर से बैंक्वेट हॉल में पहुंचती हैं। दोनों बहू को देखकर जानकी, हे भगवान, मेरी बड़ी बहू इतने साधारण कपड़ों में दुल्हन बनकर क्यों तैयार हुई? छोटी बहू को देखो, कितना महंगा लहंगा और कितना सुंदर मेकअप किया है, शरीर पर गहने भी चमक रहे। अरे आ गई तुम दोनों, आओ मंडप में बैठो। अब दोनों बहू को मंडप पर बिठाया जाता है। पंडित मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसके बाद गहने दान की रस्म होती है, जहां अमीर बेटी के माता पिता अपनी बेटी ईशा के आंचल में सोने का ज्वेलरी सेट, डायमंड की अंगूठी, पाजे, बिछुआ जैसे कई तरह के गहने रखते हैं। सभी लोग ये देखकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद प्रिया के गरीब माता पिता आते हैं, जो अपनी गरीब बेटी के आंचल में पीतल का सिक्का रखते हैं। ये देखकर पड़ोस की सुमित्रा ताने कसती हुई कहती है, अरे ये क्या जानकी, तुम्हारी बड़ी बहू के माता पिता इतना गरीब है क्या? अपनी बेटी के आंचल में पीतल का सिक्का दे रहे हैं। ये तो सरासर तुम्हारे बेटे की बेइज्जती है। ये सब क्या है सुजाता जी? आप ये पीतल का सिक्का अपनी बेटी के आंचल में डालकर क्या साबित करना चाहती हैं कि मेरा बेटा इस पीतल के सिक्के के काबिल है? अरे मुझे नहीं करनी है शादी, अभी के अभी अपनी बेटी को मंडप से उठाओ। यह सब सुनकर प्रिया के गरीब माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रामदास अपने सिर की पगड़ी उतारकर उदय के कदमों में रखते हुए हाथ जोड़कर कहता है, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को इस मंडप से मत उठाइए, वरना मेरी बेटी की पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। मैं इस अग्नि की शपथ खाकर कहता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी बेटी को सोने के गहने देने की। मेरे पति ठीक कह रहे हैं। गहने बनवाने के लिए मैंने अपने सोने के सामान गिरवी भी रख दिए थे, लेकिन जिसे मैंने वो सामान गिरवी रखा वो चोर निकली। वो मेरा गहना चुरा कर भाग गई। आप भगवान के लिए मेरी परिस्थिति को समझिए। रामदास और सुजाता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी उदय क्रूरता के साथ रामदास के पगड़ी को लात मारकर हवा में उड़ाते हुए क्रोध के साथ कहता है, मेरे सामने ये झूठा नाटक रचाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब शादी करनी ही नहीं है। अब आसपास के लोग सुजाता और रामदास को इस तरह से परेशान होता देखकर जानकी को समझाते हैं, अरे ऐसा मत करो जानकी, जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी लेकिन सामान कोई तीसरा इंसान ही चुरा ले गया, इसमें उनकी भी क्या गलती है? हाँ जानकी, इस तरह से किसी गरीब को परेशान करना ठीक नहीं है। अब जानकी शादी की रस्म को आगे बढ़ाती है, जिसके बाद शादी करके दोनों बहू अपने ससुराल आती हैं। जानकी अपनी अमीर बहू की आरती उतारते हुए, आओ ईशा बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। ओके मम्मी जी। अब ईशा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है।
इसके बाद जानकी के सामने प्रिया आती है, जिसे देख जानकी अपने मुंह से प्लेट में रखी आरती को फूंक मारकर बुझा देती है। मैं तुम्हारी आरती उतारूं, ऐसा तुमने कोई खास काम नहीं किया है, इसीलिए तुम ऐसे ही घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप नजरें नीचे करके घर के अंदर आ जाती है। इतने में जानकी की बेटी निधि और राधा ईशा का हाथ पकड़कर, चलिए छोटी भाभी, हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते हैं। चलिए भाभी, मैं भी चलती हूँ साथ में। वैसे भाभी, आपका लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है और आपका ब्राइडल मेकअप भी काफी ट्रेंडी है। रियली? थैंक यू सो मच। ये सब देखकर पहले दिन ही प्रिया को अपने ससुराल में अकेलेपन का एहसास हो जाता है। अब वो अकेले अपने कमरे में जाती है, तभी प्रिया का पति कहता है, प्रिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार की तकलीफों को समझ सकता हूँ, पर मेरे घर वाले इंसानों से ज्यादा पैसे को पहचानते हैं। मैं भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसी बात तुमसे नहीं बोलूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। ये सुनकर प्रिया को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन सुबह प्रिया नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई को साफ करती है, फिर सबके लिए पहली रसोई का खाना बनाती है और सभी खाने को लाकर वो डाइनिंग टेबल पर रखती है। दूसरी तरफ अमीर घर की ईशा अब तक सो रही होती है। अब जैसे ही सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं, ईशा वहां आती है। अरे भाभी, आप उठ गई? नींद पूरी हुई आपकी? अरे भाभी, अगर आपको आराम करना था तो आप आराम कर लेती, घर में काम करने के लिए प्रिया भाभी तो है ही। हाँ ईशा, मैंने तो सारा काम कर ही लिया था, तुम थोड़ी देर और सो जाती। अरे जेठानी जी, आपको ये सब गरीबों की तरह बनाने की क्या जरूरत थी? मैं ये सब बाहर से ऑनलाइन मंगा लेती। अरे बहू, पहले बताती तो मैं इस गरीबों के हाथ का ये खाना खाती भी नहीं। सच में ये खाना इतना भी अच्छा नहीं है। एक काम करो बहू, तुम ही मंगा लो ऑनलाइन खाना। अब जहां सब लोग खाने को साइड कर रहे होते हैं, तो वहीं प्रिया का पति चुपचाप वो खाना खा रहा होता है। वहीं फिर ईशा ऑनलाइन खाना मंगाती है और घर के आधे सदस्य उसके ऑनलाइन खाने को खुशी से खाते हैं। अब शाम को जानकी अपनी दोनों बहू से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है और हमारे में मुंह दिखाई की रस्म में बहू का चेहरा और बहू का लाया हुआ दहेज देखा जाता है। बड़ी बहू, कृपया करके अपने माता पिता को कह देना कि इस बार वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मैं लोगों के आगे मजाक का पात्र बनूं। हाँ जेठानी जी, इस बार समझा देना अच्छे तरीके से, कहीं इस बार भी शादी वाले दिन की तरह बदनामी का सामना करना पड़े हम लोगों को। जी मैं समझा दूंगी। अब प्रिया अपने कमरे में आकर पड़ोस की कलावती को फोन करती है। कलावती सुजाता को फोन देने आती है। सुजाता, तुम्हारी बेटी का कॉल है, बात कर लो। हेलो, हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? ठीक तो है ना? प्रिया घबराते हुए कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, जिसमें चेहरे के साथ साथ बहू का लाया हुआ दहेज भी देखा जाएगा। इसीलिए कल आपको मेरा दहेज भिजवाना होगा। आपसे जितना हो पाए आप उतने में कुछ भिजवा देना। इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। अगले दिन जानकी प्रिया से पूरे घर की सफाई करवाती है। प्रिया सफाई के बाद हॉल की साथ सजावट भी करती है और फिर रसोई में जाकर प्रिया सबके लिए पकवान भी बनाती है। दूसरी तरफ ईशा आराम से सोफे पर बैठकर मुंह दिखाई की ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। दोनों नंद उसके लिए महंगे महंगे ज्वेलरी लेकर आती है। भाभी, आप ये ज्वेलरी पहनना अपनी मुंह दिखाई पर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तभी वहां प्रिया आती है। माँ जी, आपने मुझसे तो नहीं पूछा कि मैं क्या पहनूंगी अपनी मुंह दिखाई पर? तेरी माँ ने कुछ दिया है जो मैं तुझसे पूछूं? इसके माँ बाप ने तो इसको भर भर कर गहने दिए हैं, कपड़े दिए हैं, तो ये पहन रही है। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू जा घर में काम कर, तेरे लिए वही ठीक है। अब शाम को घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। दोनों बहू तैयार होकर सबके सामने आती हैं। अमीर ईशा ने डिजाइनर लहंगा, डायमंड का हार, सुंदर मेकअप किया होता है। वहीं गरीब प्रिया ने साधारण सी साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहनी होती। दोनों ही आकर सोफे पर बैठते हैं। अरे जानकी, एक बहू इतनी साज श्रृंगार में, दूसरी बहू इतने साधारण से कपड़ों में क्यों है? हाँ सही कहा, दोनों बहू के श्रृंगार में तो जमीन आसमान का अंतर है। खैर छोड़ो। वैसे जानकी, तुम्हारी दोनों बहू का दहेज का सामान कहाँ है? जरा वो भी दिखा दे हमें। सुषमा इतना कहती है कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है। सभी लोग उठकर बाहर आ जाते हैं। तभी ड्राइवर बाहर आते हुए जानकी को चाबी देते हुए कहता है, जानकी जी, ये कार ईशा जी के पिताजी ने भिजवाई है दहेज में। दूसरी तरफ दो मजदूर ट्रक से एलईडी टीवी, फ्रिज, गोदरेज, एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, इटालियन क्रॉकरी सेट जैसे अनेक सामान निकालकर बाहर रखते हैं। और ये जानकी, तू तो माला माल हो गई। बाप रे, इतने सारे सामान के साथ इतनी लंबी कार तेरी बहू लेकर आई अपने साथ दहेज में। अरे बस बस, अब नजर मत लगाओ मेरी अमीर बहू के दहेज के सामान को।
डोंट वरी मम्मी जी, अगर नजर लग भी गई तो मैं ऐसे सामान दोबारा मंगवा दूंगी। वैसे जेठानी जी, आपका सामान नहीं आया अब तक। प्रिया इतना बोलती है कि तभी सामने से एक लकड़ी का ठेला आता है जिसके ऊपर स्टील का संदूक रखा होता है। अरे भाई साहब, ये ठेला लेकर आप मेरे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? जी, इसमें प्रिया जी का दहेज का सामान है। अब मजदूर संदूक को उठाकर जानकी के कदमों के पास रखते हैं। जानकी गुस्से से एक लात उस संदूक के ऊपर मारते हुए कहती है, अच्छा, तो बड़ी बहू तुम्हारे घर से दहेज का सामान इस 2 कौड़ी के संदूक में आया, आखिर है क्या इसमें? अब जानकी गुस्से से संदूक को खोलती है जिसके अंदर घिसे पिटे पीतल के बर्तन, पुरानी साड़ियां रखी हुई होती हैं, जिसे देखकर मेहमान कहते हैं, और ये कैसा दहेज? ऐसा सामान तो हमारे घर में कबाड़ बेचने वाले भी नहीं लेते। देखो देखो, इस साड़ी देखो, ऐसा लगता है 50 साल पुरानी। जानकी जी, आपका तो मजाक बन गया। सच में मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि जेठानी जी के घर में ऐसा सामान आएगा दहेज का। अरे ऐसा दहेज देने से तो अच्छा होता कि जेठानी जी आपके परिवार वाले दहेज का सामान ही नहीं भेजते। ये दहेज नहीं जानकी, तुम्हारी बेटे की बदनामी है। दहेज से ये साबित हो गया कि तुम्हारा बेटा इन्हीं सब चीजों के लायक है। बहू, ये सब क्या है? पहले तुम्हारे गरीब माता पिता ने शादी के मंडप में हमारी बेइज्जती करवाई, और अब ये 2 कौड़ी का दहेज का सामान देकर मेहमान और रिश्तेदारों में हमारी इज्जत आसमान में उछाल दी। चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं करवानी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म। अब घर में आकर सभी लोग ईशा को तरह तरह के तोहफे देते हैं। वहीं जानकी अपने हाथ से अपनी अमीर बहू को खाना खिलाती है। ये सब देखकर ईशा अपने आप को महारानी समझने लगती है। दूसरी तरफ प्रिया ये सभी चीजें देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अगर आज मेरे गरीब माता पिता ने मुझे अच्छा दहेज भेजा होता तो उस अमीर ईशा की तरह आज ही मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाती। अब अगले दिन से ईशा उस घर में खुद को महारानी समझने लगती है। वो घर का एक भी काम नहीं करती है। वहीं जानकी दहेज न मिलने के कारण प्रिया की हालत नौकरानी से भी बदतर कर देती है। अब ईशा अपने हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए, जेठानी जी, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, आप हमारे लिए डिनर बना देना, और मेरे दहेज के सामान पर थोड़ी धूल जम गई है, उसे भी अच्छे से साफ कर देना। इसी बहाने आपको दहेज देखने को भी मिल जाएगा कि असलियत में दहेज कैसा होता है। हाँ, सही कहा बहू तूने। अब सभी लोग घूमने जाते हैं। वहीं प्रिया सबके लिए खाना बनाती है और फिर ईशा के दहेज का सामान साफ करती है कि तभी प्रिया से ईशा के लाए हुए टीवी पर स्क्रैच पड़ जाता है और ईशा रात को अपने कमरे में जाती है और टीवी पर स्क्रैच देखती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए प्रिया को अपने कमरे में बुलाती है। क्या हुआ देवरानी जी? जेठानी जी, आपने मेरी टीवी पर ये कैसा स्क्रैच लगाया है? जी, वो गलती से हो गया, कपड़ा थोड़ा खुरदुरा था इसीलिए। यह सुनकर ईशा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया की मुंडी पकड़कर उसकी मुंडी टीवी पर रगड़ने लगती है। देवरानी जी, छोड़िए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपके दहेज के सामान को कभी साफ नहीं करूंगी। घरवाले ये सारा तमाशा देखकर खुश होते हैं लेकिन प्रिया की मदद नहीं करते। अब अगले दिन प्रिया रो रो कर ये सारी बातें अपने घर वालों से बताती है। अरे मेरी ही गलती है बेटा, जो मैं तेरे लिए दहेज का सामान नहीं जुटा पाया, पर अब मैं जरूर कुछ न कुछ करके दहेज का सारा सामान तेरे ससुराल लेकर जाऊंगा। अब अपनी बेटी को इतना पीड़ित होता देखकर सुजाता और रामदास अपनी झोपड़ी सस्ते दाम में बेचकर अपनी बेटी के लिए सुंदर कपड़े, 1 से 2 गहने, पलंग और लकड़ी की अलमारी और प्लास्टिक की कुर्सी खरीदकर जानकी के घर पहुंचते हैं। जानकी सामान देखकर, अरे जुट गया दहेज का सामान अपनी बेटी के लिए। जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान नहीं जुटा पाया, पर अब ये सामान आप रखिए और इस सामान में एक चिट्ठी भी है आपके लिए, उसे आप जरूर पढ़िएगा। बेटी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुजाता और रामदास वहां से चले जाते हैं और जानकी सामान के बीच से चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। श्रीमती जानकी जी, मैंने सुना कि मेरी बेटी प्रिया को दहेज के लिए सताया जा रहा है, इसलिए आज ये जो भी चीजें मैंने भेजी है ये दहेज नहीं है, ये मेरी बेटी की इज्जत है जिसे मैंने अपनी इकलौती झोपड़ी बेचकर खरीदा है। अब अगर मेरी बेटी उस घर में खुश रहे और उसे गरीब की बेटी कहकर ताने न दिए जाएं, तो हम सड़क पर भी खुशी से रह लेंगे। ये सुनकर घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। जानकी को पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं अमीर ईशा की नजरें भी शर्म से झुक जाती हैं। माँ जी, हम सब ने प्रिया के माँ बाप को बेघर कर दिया। मेरा दहेज आपको फक्र दे गया, पर प्रिया का दहेज आपको पाप का भागीदार बना गया है। प्रिया, हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं।
हमें माफ कर दो। अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे माँ बाप से मांगिए। हाँ बड़ी बहू, तुम ठीक कह रही हो। चंद पैसों के लालच में हम सब अपना ईमान खो बैठे। हम तुम्हारे माता पिता को बेघर नहीं करना चाहते थे। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पिता से अभी के अभी मिलना है। हाँ बहू, हमें अपने परिवार वालों के पास ले चलो। अब प्रिया अपने सास ससुर को लेकर अपने घर की तरफ आती है, जहां उसके माता पिता खेत के जमीन पर लेटे हुए होते हैं। माँ, पिताजी, ये कैसी दशा बना ली आप दोनों ने अपनी। सुजाता जी, रामदास जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको इस परिस्थिति में नहीं डालना चाहती थी। हाँ रामदास जी, हम लोग इस दहेज को लेकर पाप के भागीदार हो गए हैं। हमें आप लोगों को इतना नहीं सताना चाहिए था। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। मैं चाहकर भी प्रिया की कोई मदद नहीं कर पाया। अब रामदास और सुजाता अपनी बेटी के ससुराल वालों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद जानकी अपनी गरीब बहू के माता पिता के लिए एक दूसरा घर बनवा देती है और अपनी बहू के साथ भी खुशी से रहने लगती है। ईशा के अंदर से भी अमीरी का घमंड अब दूर हो जाता है, जिससे दोनों ही परिवार का अब खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।